यमन और इजराइल के बीच लगातार लड़ाई जारी है और कल हिजबुल्लाह का एक मिसाइल नेतन्याहू के घर के पास तक पहुंचने की खबर है। उधर यूरोपीय यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं जोसेफ बोरेल, उन्होंने एक बार फिर कहा है कि इजराइल लगातार युद्ध अपराध कर रहा है, लड़ाई लगातार चल रही है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हिजबुल्लाह ने अभी अपडेट किया है कि उसने कई और मरकावा टैंक गिराए हैं। ट्रंप और बाइडेन के बेहद जरूरी बयान आए हैं, इंपॉर्टेंट बयान आए हैं। साथ में सीरिया पहुंचे हैं ईरान के विदेश मंत्री। ये बड़ी खबर है क्योंकि पहले वो लेबनान गए थे, लेबनान से सीरिया गए थे। दोनों जगहों पर लगातार इजराइल बमबारी कर रहा है, उसके बावजूद इन दोनों जगहों पर वो पहुंचे हैं। और कुछ ऐसे ईमेल सामने आए हैं, गार्जियन ने खबर दी है, जिससे यह पता चलता है कि इजराइल के जो युद्ध अपराध हैं और जेनोसाइड है, इसके बारे में अमेरिका को सब कुछ पता था। इसके बावजूद यूएन और दूसरी जगहों पर वो लगातार इजराइल को सपोर्ट करता रहा है। ये और इससे जुड़ी और सारी खबरें लेकर हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। कल एक मजेदार खबर, मजेदार तो क्या कहिएगा, लेकिन हां, एक ऐसी खबर आई थी जो खबर मेरी उस बात की पुष्टि करती है, मेरी उस बात को सही साबित करती है जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जमीनी लड़ाई में हिजबुल्लाह का मुकाबला करना इजराइल के लिए बेहद मुश्किल काम है। और यह मैं कह रहा हूं 2006 के एक्सपीरियंस से, जब वहां पर इजराइल को काफी नुकसान हुआ था। और अभी जो कुछ हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। असल में इजराइल के एक कमांडर, आर्मी कमांडर का बयान आया है जिसमें उसने कहा है कि हिजबुल्लाह हमारे लिए उस भंवर की तरह है, वोटेक्स वर्ड यूज किया है, उस भंवर की तरह है जिसमें हम लगातार फंसते जा रहे हैं। असल में हुआ क्या है कि जब से यह लड़ाई शुरू हुई है तब से हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं, बेरूत के अंदर लोगों को मार रहे हैं, मकान गिरा रहे हैं, आम जो शहरी हैं उनको मार रहे हैं। ये तो आप सब लोग जानते हैं और यही वो चीजें हैं जिनको हमारा जो लोकल मीडिया है, गोदी मीडिया है, हालांकि वहां भी अब खबरें बदलने लगी हैं, लेकिन गोदी मीडिया खास तौर पे इसी चीज को दिखा रहा है कि कैसे इजराइल जाकर बेरूत के अंदर हेलीकॉप्टर से लोगों को मार रहा है। यही हमारे यहां मेन खबर बन रही है और इसी के आधार पर हमारे जो इंडिया में इजराइल के सपोर्टर्स नए नए पैदा हुए हैं। आपको एक मजेदार बात बताऊं, एक ट्विटर हैंडल है जो एकदम अपने आप को इजरायली की तरह दिखाता है, हमेशा यह दिखाता है कि वो इजरायली है। जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि वो लखनऊ के पास किसी गांव का है, इजराइल से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब इस तरह के लोग दुनिया में हिंदुस्तान की कितनी बेइज्जती करा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन यह सारा कुछ यहां पर चल रहा है। यह भी हो सकता है कि उनकी जो आईटी सेल की पेमेंट है वो इजराइल से सीधी आ रही हो, तो रुपयों की जगह वहां का शक्ल जो होता है, वहां का पैसा होता है, उसमें आ रही हो तो अमाउंट बढ़ जाए। खैर, तो हुआ यह है कि जब से यह जंग जमीनी लेवल पर आई है, इजराइल ने यह कहा है कि हम जमीनी हमला करेंगे, तब से वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया है और रोज उसके लोग मारे जा रहे हैं। केवल अगर कल की बात कर लें तो कल के कल में 6 जगहों पर, 6 मोर्चों पर इजराइल को पीछे ढकेला है हिजबुल्लाह ने। एक तो वो एम्बुश लगा रहा है और एम्बुश में ये लोग फंस रहे हैं और उसमें काफी लोग मारे जा रहे हैं। खबरें बाहर कम आती हैं, इजराइल के लोगों के मारे जाने की खबरें बाहर कम आती हैं। इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। क्या हुआ, कल इराकी मिलिशिया ने गोलन हाइट्स में जो आर्मी बेस है इनका, इसके ऊपर मिसाइल अपनी दागी, और जब मिसाइल दागी तो वो उस जगह पर पड़ी जहां पर इजराइल के सैनिक आराम कर रहे थे। अब इजराइल के जो अखबार हैं या वेबसाइट हैं उन पर जो खबर है वो ये है कि 2 लोग मारे गए हैं और बाकी 22 लोग घायल हुए हैं। जेरूसलम पोस्ट ने तो लिख दिया कि माइनर रूप से घायल हुए हैं, कोई खास बात नहीं है। लेकिन क्रेडल न्यूज ये बता रहा है कि वहां कम से कम 24 सैनिक मारे गए हैं। अब एग्जैक्ट नंबर क्या है ये हमें कभी पता नहीं चलेगा। इसी तरह ये जो एम्बुश हो रहे हैं उसमें भी लगातार इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबरें हैं। लगातार ऐसी वीडियोज आ रही हैं जिनमें हेलीकॉप्टर इजराइल के जो घायल और मारे गए सैनिक हैं उनकी लाशें लेकर जा रहे हैं। एक जगह खबर यह आई कि हिजबुल्लाह ने लाश अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, हालांकि उस लाश को ले जाने में इजराइल के लोग कामयाब हो गए। अब आप सोच के देखिए, इराक से मिसाइल चलती है और सीधे गोलन हाइट्स पे, आर्मी बेस पे आके गिरती है। यह मिसाइल किसी घर पे भी गिर सकती थी,
किसी मल्टी हाउस जो होते हैं, जो मल्टी अपार्टमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर भी गिर सकती थी और ऐसे में बहुत सारे आम शहरी मारे जाते और फिर वो बड़ी खबर बनती, आप दिखाते कि इतने सारे शहरी मारे गए हैं। लेकिन अभी तक जो रेजिस्टेंस है, चाहे वो इराकी रेजिस्टेंस हो, चाहे वो ईरान ने जब मिसाइलें दागी थी, या फिर हिजबुल्लाह जो लगातार मिसाइलें दाग रहा है, आज सुबह से भी खबर है कि 100 से ज्यादा मिसाइलें वो दाग चुका है। इन सारी मिसाइलों का निशाना सिर्फ और सिर्फ आर्मी के इलाकों को बनाया जा रहा है। यह वजह है कि वहां से आपको लाशों की तस्वीरें नहीं दिख रही हैं। और मैं तो चाहूंगा कि इजराइल भी सीखे, अब से कम मोरल हो जाए। जिस तरह बेरूत के सबर्स पे वो लगातार बम गिरा रहा है, वो बम गिराना बंद करे। उसको लड़ाई लड़नी है तो वो सीधे सीधे आर्मी वाली जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई लड़े। लेकिन इजराइल का हमेशा से यह तरीका रहा है कि जितने ज्यादा शहरियों को मार सकते हो उतने शहरियों को मारो, चाहे वो 1982 का मामला हो, चाहे 1978 का मामला हो, चाहे वो 2002 का मामला हो, 2006 का मामला हो। जब भी लेबनान से उसकी भिड़ंत हुई है, उसके सैनिक मारे गए हैं और लेबनान में आम नागरिक, आम शहरी ज्यादा मारे गए हैं। अब ये जो तरीका है, आप समझ सकते हैं कि यह तरीका कैसा है। कुछ दिन पहले ब्लिंकन ने भी कहा था कि यह मुमकिन है कि इजराइल ने कुछ ऐसी चीजें की हों जो वार एथिक्स के खिलाफ हों, जो जंग के जो नियम बनाए गए हैं, यूएन ने नियम बनाया है, उसके खिलाफ हों। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वो कहना यह चाह रहा था कि इजराइल ने जेनोसाइड किया हुआ हो। ऐसा हो सकता है, आईसीजे भी कह चुका है, बाकी सारी जगहों से भी कहा जा चुका है। लेकिन ये जो तरीका इजराइल ने अपनाया है, अमेरिका को इससे दिक्कत नहीं होती। यह अपने आप में सोचने की बात है कि अमेरिका हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों को तो ह्यूमन राइट सिखाता है, लेकिन इजराइल के मामले में ह्यूमन राइट्स की जो उसकी क्लासेस हैं, वो क्लासेस एकदम खत्म हो जाती हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की जो दोनों पार्टियां हैं, वहां इलेक्शन चल रहा है, दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना बड़ा समर्थक है। ट्रंप को आप जानते हैं, बड़े मुंह का आदमी है, लगातार बोलता है और बहुत बुरा बोलता है, हमेशा ही बोलता रहा है। ट्रंप ने कल एक कार्यक्रम में कहा कि इजराइल को सीधे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करना चाहिए। ईरान के हमले के बाद ही लगातार ये बात आ रही है, इजराइल हमला करेगा, आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा। अभी तक तो जब मैं ये बात आपको बता रहा हूं, जब अपडेट दे रहा हूं, तब तक तो हमलों की कोई खबर आई नहीं है। आगे कहां वो हमला करेगा ये देखने वाली बात होगी। दो जगहें बताई जा रही हैं, पहला उसकी ऑयल फैसिलिटीज और दूसरा उसके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वहां पर हमला करने की बात आ रही है। तो ट्रंप ये कह रहा है कि सीधे सीधे इजराइल को हमला कर देना चाहिए ईरान की एटॉमिक फैसिलिटीज पे। अब कल की बात मैं आपको बताऊं कि रशिया ने एक बेहद शानदार नया एयर डिफेंस सिस्टम ईरान भेजा है। ईरान को पता है कि उसकी जगह खतरे में है। कल जिस तरह से खामनेई बाहर आए, बाहर आकर उन्होंने एकदम खुले में नमाज पढ़ी, खुतबा पढ़ा, उसको देखकर इतना तो समझा ही जा सकता है कि इजराइल से किसी तरह का डर दिखाने को ईरान तैयार नहीं है। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि तुम कहते हो कि खामनेई छुप के रहते हैं, खामनेई डरे हुए हैं। खामनेई बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने भाषण दिया। 1985 वाला मैंने आपको बताया था कि वो भाषण दे रहे थे, उसी समय विस्फोट हुआ था और 3 मिनट के अंदर दोबारा उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने दिखाया कि आज भी उनके अंदर वो दमखम है, आज भी वो हिम्मत है। अगर चाहो तो सीधे सीधे वहां हमला करो जहां ईरान के सारे इंपॉर्टेंट लोग एक साथ थे और लाखों की तादाद में लोग थे। तो ईरान ये जानता है कि आज नहीं कल इजराइल आक्रमण कर सकता है और उसके लिए तैयारियां कर रहा है, जिसमें रूस उसकी पूरी मदद कर रहा है। इसके साथ साथ रूस सीरिया में अपनी सेना भेज रहा है और सीरिया से बहुत मुमकिन है कि वो इजराइल के ऊपर हमला करे, क्योंकि सीरिया में हमला किया गया है, इजराइल ने हमला किया है रशियन बेस पर। तो लड़ाई अपने आगे के लेवल पर है, लेकिन ट्रंप उस लड़ाई को और भड़का के ये कह के, और खास तौर पे तब जब बाइडेन ने पहले ही कहा है कि इजराइल को ईरान की एटॉमिक फैसिलिटी पे हमला नहीं करना चाहिए, तो वो ये दिखाना चाह रहा है कि मैं बाइडेन से ज्यादा समर्थक हूं। कल फिर बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बहुत सारी बातें की। व्हाइट हाउस के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बाइडेन ने पहले उसने कहा था कि एटॉमिक जो फैसिलिटीज हैं उन पर हमला नहीं करना चाहिए, और कल उसने कहा कि जो ऑयल फैसिलिटीज हैं उन पर हमला नहीं करना चाहिए। कारण बहुत क्लियर है, अमेरिका जानता है कि वो इजराइल का सपोर्ट करता है, लगातार इजराइल को पैसे दे रहा है, हथियार भेज रहा है। अभी उसने मिडिल ईस्ट में नए फाइटर जेट भेजे हैं, एयरक्राफ्ट भेजे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन उसको पता है कि अगर ऑयल फैसिलिटीज पे हमला किया गया
तो पूरी दुनिया में ऑयल की किल्लत होगी, क्योंकि तब ईरान उन देशों की ऑयल फैसिलिटीज पर हमला कर सकता है जो अमेरिका या फिर इजराइल को ऑयल सप्लाई करते हैं और साथ में बाकी दुनिया को भी। जैसे अगर इराक की बात करें, जहां इराकी मिलिशिया लगातार मजबूत होता जा रहा है, तो इराक के सारे ऑयल पे कंट्रोल किसका है? अमेरिका का कंट्रोल है। इराक का जितना ऑयल बिकता है वो अमेरिका के थ्रू बिकता है। अब अगर ईरान की फैसिलिटी नष्ट की जाएगी तो बहुत मुमकिन है कि जो इराकी मिलिशिया है वो इराक की जो ऑयल फैसिलिटी है उस पर हमला करे या फिर कुछ ऐसा करे जिससे वहां का ऑयल बाहर नहीं जा सके। हूथी यही काम कर सकता है सऊदी अरबिया के साथ, और पूरे मिडिल ईस्ट से ऑयल की जो सप्लाई है, तेल की सप्लाई, वो बंद हो सकती है। और अगर बंद नहीं भी हुई, मान लीजिए 50% 70% भी कम हो गई, तो दुनिया में जाड़े आने वाले हैं, तेल की किल्लत बहुत ज्यादा होगी और इस किल्लत को बर्दाश्त कर पाना दुनिया के लिए मुमकिन नहीं होगा। कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि जैसे आपने श्रीलंका में देखा था कि कारें खड़ी थी क्योंकि पेट्रोल नहीं था, वैसे सारी दुनिया में सिर्फ कारें ही नहीं और भी बहुत कुछ, हवाई जहाज से लेकर जाने क्या क्या, चलना मुश्किल हो जाएगा अगर मिडिल ईस्ट से तेल आना बंद हो गया। इसीलिए बाइडेन इस बात को समझ रहा है। जब बाइडेन से कुछ कहा गया तो उसने कहा कि जितना मैंने नेतन्याहू के लिए किया है आज तक किसी ने नहीं किया है। कहने का मतलब यह था कि उसके बाद भी वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। उन्होंने कहा कि बीबी को यानी नेतन्याहू को यह बात याद रखनी चाहिए। दरअसल जिस तरह का ये वॉर चल रहा है, जिस तरह का इंफॉर्मेशन वॉर चल रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिनका एक मतलब सामने होता है और एक मतलब उसके पीछे छिपा हुआ होता है। जैसे याह्या सिनवार, हमास के जो नए चीफ बनाए गए। अब याह्या सिनवार के बारे में काफी टाइम से जो इजरायली प्रेस है और यूरोपीय प्रेस है वो खबर चला रहा था कि याह्या सिनवार मारे गए हैं, क्योंकि याह्या सिनवार का कोई वीडियो आ नहीं रहा था। मैंने भी काफी सर्च किया, काफी यहां वहां देखा, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। तो मैं भी खामोश था कि जब तक कहीं से कंफर्म ना हो जाए इस पर बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब वहां के ही अखबारों में, अमेरिका के अखबारों में याह्या सिनवार की खबरें आ रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर आई, वॉशिंगटन पोस्ट में खबर आई, खबरें आ रही हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि याह्या सिनवार अब समझौते के लिए तैयार नहीं है और वो लंबी लड़ाई में जाना चाहता है। उसके नीचे एक छोटी सी लाइन यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। अब गोदी मीडिया ऐसे ही काम करता है। पहली बात तो यह साबित हो गई कि याह्या सिनवार मारा नहीं गया है, वो जिंदा है और एक्टिव है। दूसरी बात यह कि जो समझौते की बात चल रही है, 2 जुलाई को मैंने पहले भी कई बार बताया है, ट्विटर पर भी लिखा था और जगहों पर भी लिखा था कि जुलाई में बिल्कुल क्लियर हो गया था कि समझौता होगा। और जो इजराइल की तरफ से बात करने वाले थे वो भी, और जो हमास के साथ बात करने वाले थे वो भी समझौते के लिए तैयार थे। लेकिन इन सब के बावजूद नेतन्याहू ने जब नई शर्तें रख दी तो समझौता टूट गया। और उसके बाद जब जब समझौते की बात चली, जब जब जंगबंदी की बात चली, तब तब हमास ने यही कहा कि पहले जो समझौता हो चुका है उसको क्यों नहीं लागू कराया जाता है। तो आप बताइए दोष किसका है? अगर समझौता टूटा, नेतन्याहू ने अगर नई शर्तें नहीं रखी होती तो जुलाई में ही जंगबंदी हो गई होती, फिर लेबनान के साथ भी जंग बंद हो गया होता, इस समय खाड़ी में शांति होती, आराम से काम चल रहा होता। हो सकता है कि गजा के अंदर मकान बनने शुरू हो जाते, सड़कें बननी शुरू हो जाती, स्कूल खुल जाते। लेकिन यह सब अगर होता तो नेतन्याहू की कुर्सी भी चली जाती। तो अमेरिकन प्रेस यह बताने को तैयार नहीं है कि समझौता तोड़ा किसने। वो याह्या सिनवार और हमास के ऊपर ये डाल रहा है कि वो अब समझौता नहीं करना चाहते हैं। जब पता चल गया कि कहीं भी समझौते की कोई उम्मीद नहीं है तो जाहिर है वो जंग की तैयारी करेंगे। नसरुल्लाह से जो गलती हुई, जिस तरह से उनको धोखा दिया गया, कहा गया कि हम समझौता करने वाले हैं, उन्होंने इसको मान लिया, इसको सही माना और उसके बाद उनको मार दिया गया, वो गलती कम से कम याह्या सिनवार नहीं करना चाहेंगे। ऐसे ही कल से खबर चल रही है कि जो नए चीफ मनोनीत हुए थे, अभी बने तो नहीं है हिजबुल्लाह के, उनको मार दिया गया। अभी तक जो खबर है उसमें यह है कि आईडीएफ ना ही कंफर्म कर रहा है और ना डिनाई कर रहा है, यानी कहीं से कंफर्मेशन नहीं आई है, ना हिजबुल्लाह की तरफ से और ना इजराइल की तरफ से। तब बताइए कि कैसे मान लिया जाए कि सैफुद्दीन साहब जो हैं वो मार दिए गए हैं। अगर वो मार दिया गया होता तो कहीं से तो कंफर्मेशन होता, लेकिन हमारा गोदी मीडिया, मैंने कल आपको दिखाया था कि पहले ही उनको मार चुका है और यहां तक दावा कर चुका है कि जहां वो मारे गए वहां पर उनका अपना संवाददाता, उनका अपना जर्नलिस्ट मौजूद था। आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर में किस तरह की इंफॉर्मेशन वार चल रही है। लेबनान में जो कुल मिला जुलाकर इजराइल कर रहा है वो ये कर रहा है कि वहां की जो सिविल फैसिलिटीज हैं, सिविक फैसिलिटीज हैं, उनके ऊपर हमला कर रहा है। उसने
वहां पर मेडिक्स जो हैं, डॉक्टर्स और बाकी उनकी मदद करने वाले, उनकी एक गाड़ी पर मिसाइल फेंकी और बड़ी संख्या में उनको मार दिया। हॉस्पिटल के ऊपर उसने फेंका, कहा वही कि हॉस्पिटल के अंदर हिजबुल्लाह और हमास के लोग छुपे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि 99 डॉक्टर्स यूएस के गए थे गजा में, वहां पर लोगों की मदद करने, और लौटकर उन्होंने कहा कि हमने जिन हॉस्पिटलों में काम किया उनमें कहीं हमको कोई आतंकवादी कार्रवाई होती हुई नहीं दिखी। ये एक बहाना है जिस बहाने से इजराइल लगातार हॉस्पिटलों को नष्ट करता है। ये काम वो वहां भी कर रहा है। इसके साथ ही साथ वो इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। वहां पर बहुत लंबे समय से यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है, उसने कहा था कि यूएन अपनी पीस कीपिंग फोर्स या तो वहां से हटा ले या रेलोकेट कर ले। उसने पहले ही लेबनान और सीरिया के बीच की जो सड़क थी वो तोड़ दी है ताकि लेबनान से लोग सीरिया ना जा सके। लेकिन यूएन पीस कीपिंग फोर्स ने बिल्कुल साफ कहा कि हम यहां से हटने वाले नहीं हैं, हम यहां पर ही रहेंगे, अपनी लोकेशन नहीं बदलेंगे और यूएन का जो फ्लैग है वो फहराते रहेंगे। यूएन के लिए कितनी इज्जत है नेतन्याहू की, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यूएन के जो चीफ हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको उसने पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया हुआ है, यानी वो चाहें तो भी इजराइल में नहीं आ सकते हैं, और अगर वो इजराइल में आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये वो इज्जत है जो नेतन्याहू के मन में इंटरनेशनल संस्थाओं और यूएन के लिए है। तो ना इंटरनेशनल संस्थाओं के लिए कोई इज्जत है, ना ह्यूमन राइट्स के लिए कोई इज्जत है। अमेरिका से हथियार लगातार मिलते रहते हैं और उन हथियारों के भरोसे नागरिकों को, शहरियों को मारना और मारकर एक साइकोलॉजिकल वारफेयर करना, यह काम है जो इजराइल बहुत कायदे से करता है। लेकिन लेबनान, पहले भी कहा गया था, मैंने ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि लेबनान गजा नहीं है और लेबनान की जो फौज है हिजबुल्लाह, वो कहीं से भी हमास नहीं है। उसके पास काफी सारा स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लड़ने का अनुभव है, हथियार हैं, और इसी वजह से इजराइल चाह कर भी एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जिस नॉर्थ इजराइल को कहा गया था कि यहां से लोग वापस चले गए हैं, उनको वापस लाना, अपने घरों तक पहुंचाना हमारा फर्ज है, वहां आज सुबह से इतनी बमबारी हुई है, इतनी मिसाइल्स गिरी हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में आग लगी हुई है। अब वो वीडियो कलर में मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं, वरना यूट्यूब वीडियो आप तक पहुंचने ही नहीं देगा। ट्विटर पे और बाकी सारी जगहों पे आप देख सकते हैं। तो इस लड़ाई में इजराइल बुरी तरह से फंसा हुआ है और सब मिलाजुला कर लगता यह है कि यह लड़ाई अगर लंबी चलती है तो इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेबनान को तो नुकसान हो ही रहा है, वहां के लोग मारे जा ही रहे हैं, वहां के हॉस्पिटल्स, घर तो नष्ट किए ही जा रहे हैं, लेकिन इजराइल को भी जानो माल का लंबा नुकसान होने का पूरा पूरा अंदेशा है। और रहा सवाल ईरान का, तो ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर हमारी एटॉमिक फैसिलिटी या आयल फैसिलिटी पे आपने हमला किया तो उसके बाद हम ऐसा हमला करेंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। सीधी सी बात है कि अगर दोबारा हमला होता है तो दो तरह का हमला हो सकता है। एक तो अमेरिका की मध्यस्थता से अमेरिका मिडिलमैन बनके ऐसा हमला करवाए कि भाई ठीक है, इजराइल अपने लोगों से कह सके कि देखो हमने भी हमला किया और बात आगे ना बढ़े, जैसा उसने ईरान के साथ किया था जब ईरान ने पिछली बार हमला किया। दूसरा यह हो सकता है कि वो ना सुने अमेरिका की और लीथल हमला करने की कोशिश करे। वैसे केस में ईरान निश्चित तौर पे पलटकर बड़ा हमला करेगा और फिर जो होगा वो सारी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।